और एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ में अपना एक लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण साहित्य के बारे में देखेंगे। इस क्लास में हम जितनी भी प्राचीन भारत में प्रमुख प्रमुख बुक्स आई या लिखी गई या उन किताबों में किसका उल्लेख किया गया या किस साम्राज्य के बारे में हमें उस बुक से जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस बुक के रचयिता कौन है या इस बुक में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो कुछ बुक्स हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी चाहिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारा बुक के बारे में अगर हम जाने तो मैं पहले भी सारा पढ़ा चुकी हूँ। एक तरीके से ये क्लास आपका पूरी हिस्ट्री का, प्राचीन भारत की हिस्ट्री का रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें सारा जो मैं पिछला कराई हूँ सबका इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे कि पहली बुक हिस्ट्री का जनक किसको बोला गया था? हेरोडोटस को। हेरोडोटस, इनकी बुक क्या थी? अगर आप लोग पढ़े हो, याद आ रहा हो तो हिस्टोरिका। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोरिका बुक किसने लिखी है? याद रखना है हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया। प्राचीन भारत नहीं, इतिहास का जनक किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को, जिनकी बुक है हिस्टोरिका। इतना क्लियर। फिर आपने पढ़ा होगा मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन, सबको पता है। उनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और एक बुक थी इनकी डिसेंट ऑफ मैन, जिस बुक में उन्होंने पहली बार बताया कि जो मानव है वो सबसे ज़्यादा किसके निकट है? बानर के निकट है। तो एक नाम और हम लिख लेते हैं, चार्ल्स डार्विन। इनकी बुक है, एक बुक है आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया। और एक बुक है इनकी डिसेंट ऑफ मैन। इस बुक में उन्होंने बताया कि मानव किसके निकट है? बानर के। ठीक है, बानर के निकट। हम किसके वंशज हैं? बानर के। ये किस बुक में बताया गया? चार्ल्स डार्विन की बुक डिसेंट ऑफ मैन में बताया गया। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा उत्तरजीविता के आधार पर उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। मतलब अगर आपकी उत्तरजीविता है, आप उपयोगी हैं इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, तो आपका विकास हो रहा है, इनकी सिद्धांत में ये बताया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बुक की बात करें प्राचीन भारत के इतिहास के, तो आप लोग चाणक्य का नाम याद होगा। चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा गया, तो उनकी बहुत ही फेमस किताब है तो आप लोगों को शायद रटी होगी, अर्थशास्त्र। बुक का नाम है अर्थशास्त्र। तो राइटर कौन है आपके? चाणक्य। चाणक्य का और नाम क्या मिलता है आपको? कौटिल्य। और क्या नाम है इनका? विष्णुगुप्त। इनकी बुक है आपकी अर्थशास्त्र। तो इनकी अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख किया गया है? और पहली बात, इसके पढ़ने से पहले अगर हम चाणक्य के बारे में पढ़े, अगर याद आ रहा हो तो आपको बताया मैंने मौर्य काल के साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो स्थापना की गई, वो किसके मस्तिष्क की उपज थी? किसके, मतलब रणनीति किसकी थी? क्रियान्वयन उन्होंने किया था चाणक्य, चंद्रगुप्त ने। लेकिन चाणक्य थे, आपको बताया था नंदवंश, धनानंद के अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खरीदते हैं। फिर अब तक्षशिला ले जाते हैं, तक्षशिला में जाके शिक्षा करते हैं, कौशल सिखाते हैं, युद्ध रणनीति की मामले में माहिर कर देते हैं। फिर वो किस तरीके से वापस आके नंदवंश के शासक धनानंद को हरा के भारत में मगध में पाटलिपुत्र है, जहाँ आपका पाटलिपुत्र है, उज्जैन अवंती जो नीचे वाला एरिया है, तो पाटलिपुत्र में वो राजधानी बनाते हैं। वहाँ पे ये चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री हैं। तो ये समझ में आया कि चाणक्य किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से।
तो इन्होंने एक बुक दी जिसका नाम था आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया कि राजनीति किस तरीके से करनी चाहिए, प्रशासन किस तरीके से करना चाहिए। तो प्रशासन और राजनीति के बारे में विवरण मिलता है इसमें, राजनीति तथा प्रशासनिक। मौर्यकालीन, अगर आप चाहो तो मौर्यकालीन है ये, मौर्यकालीन। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र समझ में आएगा कि इकोनॉमी की बुक होगी, लेकिन आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइए। बुक अर्थशास्त्र मतलब प्रशासन किस तरीके से चलाया जा रहा है, राजनीति किस तरीके से की जा रही है या करनी चाहिए, एक राजा को किस तरीके से अपने प्रशासन को संभालना चाहिए, अपनी प्रजा को नियंत्रित करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने, चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में कहा। और चाणक्य को क्या कहा गया, भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। ये आपको पता होगा, चाहे तो आप यहाँ लिख लेते हैं, इनको भारत का क्या कहा गया, मैकियावली, मैकियावली। इतना याद रहेगा, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चाणक्य वाली, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ ली जाएगी। इसके बाद एक नेक्स्ट बुक है, राइटर हैं आपके मेगास्थनीज। राइटर नहीं थे ये, राजदूत थे, ग्रीक से आए थे, मेगास्थनीज। अभी अगर आपको याद आ रहा हो तो बताएंगे, मेगास्थनीज किसने भेजा था भारत में, कहाँ से आया था ये। इनकी बुक का नाम पहले लिख लेते हैं, इंडिका। इंडिका हालांकि मूल रूप से अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जो कुछ अवशेष हैं, इनके बारे में जो विवरण है, वो हमें अन्य साहित्य से पता चलता है। मैं इसकी मूल प्रति आज की डेट में उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में जानकारी हमें अन्य ग्रंथों से मिलती है कि ऐसी एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा रिवाइज करें कि इंडिका में जो मैगस्थनीज ने लिखी है वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था, ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मैगस्थनीज यहाँ जब मौर्य प्रशासन में आते हैं तो यहाँ के साम्राज्य को वो देखते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें वो ऑब्जर्व करके अपनी बुक में लिखते हैं कि यहाँ पे दास प्रथा थी या नहीं थी, या फिर बताते हैं पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या संबोधन किया, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको स्पेशली कुछ वर्ड यूज़ किए गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने मैगस्थनीज में पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कह के संबोधित किया। क्या कहा है, पाली ब्रोथा। और इनके बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट, इन्होंने दो प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया। इन्होंने बोला, इनने बताया कि उस समय पाटलिपुत्र में दो प्रकार के अधिकारी थे, एक थे एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, और दूसरा अधिकारी था आपका एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई। जो एग्रोनोमोई था ये आपका सड़क अधिकारी था, सड़क और कृषि डिपार्टमेंट देखता था। और ये आपका व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। ठीक है, ये आपको याद रहेगा कि जो मैगस्थनीज की बुक इंडिका में मैगस्थनीज ने दो प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया, एक एग्रोनोमोई और एक एस्ट्रोनोमोई। एग्रोनोमोई सड़क अधिकारी बताया और एस्ट्रोनोमोई व्यापार वाणिज्य को बोला। और इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या बोला गया, पाली ब्रोथा। अच्छा, मैगस्थनीज की इंडिका में एक उल्लेख और मिला है जिसका नाम है आपका हेराक्लीज। हेराक्लीज, हेराक्लीज नाम से एक शब्द संबोधित किया गया जिसकी तुलना की गई शिव भगवान से। मतलब ये कहा गया कि मैगस्थनीज ने शिव भगवान को इंडिका में क्या बोला है, हेराक्लीज। बाई चांस पूछा गया एग्जाम में कि इंडिका में हेराक्लीज जो शब्द यूज हुआ है वो किस देवता से संबंधित है, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण। तो आपको याद होना चाहिए कि हेराक्लीज किस भगवान के लिए बोला गया है, उन्होंने शिव भगवान के लिए। ये दो बुक अच्छे से तैयार हो गई आपकी। अब नेक्स्ट बुक अगर आप लोग हम पढ़ें तो इसके बाद आपकी आ जाएगी कल्हड़ की राजतरंगिणी। नेक्स्ट बुक आप लिख लीजिए, कल्हड़। कल्हड़ की बुक है राज तरंगिणी। तरंगिणी है, तरंगिणी।
तरंगिणी। ठीक है, इस बुक में किस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? इसमें कश्मीर के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के प्रशासन। इतना क्लियर? तो कल्हड़ की बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का प्रशासन कहा गया है, उल्लेख है। और राजतरंगिणी में कल्हड़ ने एक चीज और बताई है कि अशोक को क्या बोला है कि शैव धर्म को मानने वाला है, शैव धर्मानुयायी बताया है, धर्मानुयायी। हालांकि आप सबको पता होगा अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म। बहुत बड़ी चीज आपने पढ़ी है किस तरीके से वहरी घोष की जगह धम्म की नीति अपनाई, धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने बच्चों को बाहर भेजा, जैसे श्रीलंका भेजा, चाइना भेजा, बर्मा भेजा, है कि नहीं, महेंद्र संघ मित्रा वगैरह को भेजा था। और हमने पढ़ा इन्होंने शिलालेखों में किस तरीके से धर्म के बारे में उल्लेख किया कि धर्म के प्रचार के लिए अधिकारी, रज्जुक नाम के अधिकारी को नियुक्त किया गया कि हर वर्ष आप जाके गांव में नगर में दौरा कीजिए कि लोगों में सही तरीके से सद्भावना है या नहीं है। अशोक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो उसी में एक अलग चीज पता चली कि राजतरंगिणी में इन्होंने बताया कि अशोक जैन शैव धर्म का अनुयायी भी रहा है। ठीक है, ये हो गया राजतरंगिणी। इसके बाद एक बुक है आपकी विशाख दत्त की, एक राइटर है आपके विशाख दत्त। विशाख दत्त की बुक अगर है आपकी, एक बुक है आपकी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में प्रशासन में बताया है किस तरीके से चलाना है। ये विशाख दत्त किस वंश से संबंधित है? पहले तो ये जानेंगे, गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, गुप्त साम्राज्य के हैं ये। गुप्त साम्राज्य में तो एक इनकी बुक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिली आपको। मैं जब गुप्त वंश पढ़ा रही थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका टाइटल था विक्रमादित्य। प्लस हम बताए थे आपको रामगुप्त के बारे में, और प्लस बताए थे ध्रुव देवी। कुछ याद आया बेटा? ध्रुव देवी, ध्रुव देवी कौन थी? इनकी पत्नी थी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था इसमें, इस बुक में इस चीज का उल्लेख मिलता है कि किस तरीके से रामगुप्त ने ध्रुव देवी को बचाया था। थोड़ा सा कहानी अगर रिकॉल करें तो मैंने बताया कि जब समुद्रगुप्त मर जाता है, समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बड़ा बेटा रामगुप्त होता है, इसको सिंहासन दे दिया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा कायर टाइप का होता है। तो इसी रामगुप्त के टाइम पे शक शासक होते हैं रुद्र तृतीय। रुद्र थर्ड ना गुप्त साम्राज्य में घेराबंदी कर देते हैं, मतलब एक चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप सत्ता पे से उतर जाइए। एक दो शर्त रखते हैं, या तो सत्ता छोड़िए, नहीं या तो अपनी वाइफ को हमें दे दीजिए। भाई किसी राजा से उसकी पत्नी मांगोगे तो उसकी अपमान है ना, ये अपमान का घूट हो गया ना कि आप उसकी इज्जत को उससे मांग ले रहे हो। तो रामगुप्त तो थोड़ा कायर था, उसने कहा पत्नी तो हम दूसरी भी ले आएंगे, साम्राज्य बचा रहना चाहिए। तो वो पत्नी को रामगुप्त रुद्र तृतीय को दे देता है। जब ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलती है तो पहले तो ये अपने भाई को मारता है और फिर जाता है ध्रुव देवी को बचा के लाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक लड़की औरत का वेश धारण करके रुद्र तृतीय के शिविर में जाते हैं और किस तरीके से रुद्र तृतीय का वध करके ध्रुव देवी को लेके आते हैं और उनसे शादी करके गुप्त साम्राज्य में शासन करते हैं। बाद में हमने पढ़ा क्लास में कि इन्होंने टाइटल लिया, विक्रमादित्य की उपाधि ली, इनके दरबार में 9 रत्न थे, सब पढ़े। तो इस सारी घटना का उल्लेख इन्होंने किस बुक में दिया है? देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे कालिदास। कालिदास तो सबको ही पता होगा, कालिदास। तो कालिदास ने बहुत सारी बुक्स लिखी, ग्रंथ लिखे, बहुत सारी ग्रंथ लिखे, नाटक लिखे, साहित्य लिखा, रचनाएं, बहुत कविताएं लिखी। तो उनमें कुछ कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि उनकी एक बुक है अभिज्ञान, शाकुंतलम।
पहले बुक्स लिख लेते फिर समझाते हैं। दूसरी एक बुक है इनकी, आपकी है मेघदूतम। ये तो कविता है, मेघदूतम एक साथ लिख ले रहे हैं, मेघदूतम। एक बुक है ऋतु संहार, ऋतु संहार। एक बुक है इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार और मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। और भी बुक्स हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दशरथ के बारे में बताया, मेघदूत में बताया कि मेघों से बरसात के एक प्रेयसी के द्वारा अपने उसको याद करने के लिए बताया। ऋतु संहार में ऋतुओं के बारे में बताया गया है, ऋतु संहार। मालविकाग्निमित्रम में बताया गया शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका के प्रेम प्रसंग को इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है। और कालिदास के बाद आपके एक राइटर हैं आपके दंडी, दंडी हैं जिनकी रचना है 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित। ये बुक्स ऐसे ही पूछी जाएंगी कि 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है। एक बुक है आपकी का राजशेखर, राजशेखर। इनकी रचना है कपूर मंजरी, कपूर कर्पूर मंजरी, मंजरी। अच्छा, एक राइटर है वात्सायन, वात्सायन। वात्सायन की रचना है कामसूत्र, कामसूत्र की बुक किसने लिखी है? वात्सायन ने, है ना। एक रचना है आपकी वात्सायन हो गई कामसूत्र। और क्या बताएं, पाणिनि, पाणिनि है जिनकी रचना है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है। ये प्रमुख प्रमुख बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पाणिनि किसके दरबार में थे? आपके पाणिनि शुंग वंश के शासक के दरबार में थे। उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। इसको व्याकरणिक बुक कहा गया। क्या कहा गया? व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण बोला गया। ठीक है। और इसके बाद आपके आए पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, महाभाष्य। उसके बाद एक है आपके भरत मुनि, भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि को संगीत का जनक माना जाता है भारत में, तो उनकी बुक है नाट्य शास्त्र। याद रहेंगी, बस ऐसे ही याद रखना है। कुछ बुक्स और हैं जैसे कि बराह मिहिर हैं, एक राइटर हैं, ये भी गुप्त काल में है। इनकी रचना है बृहद संहिता, जिसमें ग्रहों मतलब खगोल विद्या, खगोल शास्त्र के बारे में उल्लेख मिलता है बृहद संहिता में। पंच सिद्धांतिका भी ग्रहों के बारे में बताते हैं। एक राइटर हैं आपके आर्यभट्ट, जिनको भारत में गणित का पिता बोला गया। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया, आर्यभट्ट। तो इनकी बुक है एक आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांतिका। इसमें सूर्य सिद्धांतिका में उन्होंने ग्रहों की चाल के बारे में विवरण दिया। क्या है? सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टिका। एक राइटर हैं आपके भवभूति। बुक्स ऐसे ही पूछी जाएंगी सीधे कि महावीर चरितम की रचना किसने की है? भवभूति ने। तो महावीर चरितम एक बुक है जिसकी रचना भवभूति में की गई है, और इसमें उल्लेख मिलता है राम विवाह से लेकर उनके राज्य अभिषेक तक की कहानी का उल्लेख महावीर चरितम में मिलता है। इनकी एक रचना है उत्तर रामचरितमानस। उत्तर रामचरितमानस, इसमें बताया गया कि राज्य तिलक वापस होने के बाद किस तरीके से सीता जी फिर से वन में जाती हैं, सीता के बारे में बताया गया। एक बुक है मालती माधव। ठीक है। इसके बाद एक राइटर है आपके भास, जिनने बुक लिखी है स्वप्न वासव दत्ता और बालचरित। भर्तृहरि हैं, इन्होंने नीति शतक, किस तरीके से नीति चलानी चाहिए प्रशासन, राज शासन में, साम्राज्य में किस तरीके से नीति के बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ नीतियां हैं, जिनका एक विवरण दिया, नीति शतक कहा। तो भर्तृहरि की नीति शतक। एक सोमदेव हैं, जिनकी रचना है कथा सरित सागर। कामंदक हैं नीतिसार। नीति शतक और नीतिसार में आप कंफ्यूज मत होइएगा।
नीति शतक है आपकी बृहदहरि की, और नीति सार है आपकी कामंदक की। वहीं आपको अश्व घोष और वसुमित्र तो याद ही होंगे, याद है ना। चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। उसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्व घोष थे कि नहीं, याद है। तो वसुमित्र ने महाविवाह शास्त्र की रचना की और अश्व घोष ने बुद्ध चरित की रचना की। दोनों बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इन्हीं की बौद्ध संगति में आपको याद आ रहा होगा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। चौथी बौद्ध संगति याद आएगी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी कश्मीर में, प्रथम शताब्दी में। इसके बाद एक राइटर है चंद्रवरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो वही हैं आपके चौहान वंश के जो पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने संयुक्ता से विवाह किया था, याद है। और क्या था इनके बारे में जानकारी, पृथ्वीराज और इनकी दोस्ती के बारे में आपने अगर याद हो तो जब 1191 में कौन सा युद्ध हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय गौरी को हरा देते हैं, लेकिन द्वितीय युद्ध में 1192 में खुद हार जाते हैं। इनको बंदी बना के जब वो ले जाते हैं अपने साथ फारस, तो चंद्रवरदाई भी जाते हैं। तो किस तरीके से चंद्रवरदाई एक कविता पढ़ते हैं, कितनी दूरी पे राजा बैठा है, उस अंधे हो चुके होते हैं पृथ्वीराज अंधे हो जाते पृथ्वीराज चौहान। तो उनको एक कहानी के रूप में वो पूरा मार्ग का पथ बता देते, इतनी दूरी पे इतने ऊंचाई पे राज सिंह वो बैठा है, शासक मत चूको चौहान, इस टाइप से कविता थी। उस कविता के अंदाजे के आधार पे इतना सटीक निशाना लगा के वो अपने धनुष से तीर चलाते हैं और गौरी की हत्या कर देते हैं। ये कहानी है, आपने अगर पिक्चर वगैरह कोई देखी हो, पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज की कोई पिक्चर देखी हो तो उसमें सीन बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो ये वही चंद्रवरदाई हैं, इनके बहुत घनिष्ठ दोस्त थे और इनकी रचनाएं कविताएं बहुत सटीक होती थी। इसके बाद जयदेव हैं, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, पतंजलि महाभाष्य बता ही दिया मैंने, पाणिनि हो गया। और इसके बाद एक बुक आपके यहाँ बच गए हैं हर्ष के टाइम की, वर्धन वंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर्ष थे ना, हर्ष, तो हर्ष की पहले बुक्स लिख लेते हैं आपकी। हर्ष, राजा हर्ष जो वर्धन वंश के शासक थे, जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बसाई थी। याद है ना कहानी गुप्तोत्तर काल में किस तरीके से हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को शशांक के चंगुल से बचाया, फिर वापस कन्नौज में राज्य सिंहासन स्थापित किया, और इनके द्वारा ही क्या कहते हैं महाकुंभ, कुंभ के मेले का आयोजन कराया गया था। तो इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। एक बुक थी इनकी रत्नावली, एक बुक है इनकी प्रियदर्शिका, और एक बुक है इनकी सौंदर्यानंद, नंदन भी बोलते हैं, सौंदर्यानंदन, ठीक है। ये बुक्स इन्होंने लिखी। अब इनके दरबारी हैं बाणभट्ट की रचनाएं आपको पता है, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किसकी रचना है, बाणभट्ट की। और इनकी एक रचना और है, याद नहीं आ रही, हर्षचरित्र याद रखते हैं, बाणभट्ट की है। और इसके बाद आप लोग एक पढ़े होंगे हरिसेन। हरिसेन ने क्या लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन में किस चीज का उल्लेख है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। प्रशस्ति क्या होता है, विजयों का किसी के बारे में प्रशंसा करना। प्रयाग प्रशस्ति वही है जिसको स्तंभलेख बोला गया था, प्रयाग स्तंभलेख या सारनाथ का स्तंभलेख, जिनको अशोक ने बनवाया था ना, अशोक ने लिखा था। फिर इसको हरिसेन ने इसको प्रयाग प्रशस्ति कहा, क्योंकि इसमें उनके बारे में समुद्रगुप्त की शौर्य गाथाओं का उल्लेख किया। इसी के बाद अगर आपको एक बुक और याद आ जाए, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे रवि कीर्ति इनके दरबार में था, कीर्ति, इसने लिखा एहोल प्रशस्ति। इसमें इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के विजय की उपलब्धियों के बारे में लिखा, एहोल प्रशस्ति, ठीक है।
इस तरीके से हमने कितनी सारी बुक्स पढ़ ली, हो सकता है कुछ बुक्स बच गई हों, लेकिन इतनी बुक्स आपके प्राचीन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक बुक और बच गई आपकी, यहाँ पे लिख देते हैं, पंचतंत्र। पंचतंत्र बुक किसकी है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र में बेसिकली किस चीज का उल्लेख है? एक काल्पनिक कथाओं का उल्लेख दिया है, मतलब एक क्या बोले, किद्वंती टाइप की कथाएं, बच्चों के प्रेरित कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। और जैसे आपको याद आ रहा होगा, बेताल भट्ट की बुक बताई थी ना, बेताल भट्ट, जिन्होंने लिखा था विक्रम बेताल नाटक लिखा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के वो दरबारी थे। एक अच्छा मैंने बताया था अमर सिंह, अमर सिंह है एक, किसके दरबार में थे अमर सिंह? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनकी बुक है अमरकोश। और और कोई बुक है तो ठीक है, इतनी बुक्स काफ़ी हैं, हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। देख लेते हैं एक बार, तो इतनी बुक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन भारत में इन बुक्स से आपसे कोई ना कोई बुक्स एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, चंद्रगुप्त का सॉरी चाणक्य का अर्थशास्त्र है ना, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, या फिर बहुत सारी बुक्स हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। या फिर विशाख दत्त का आपका हो गया देवी चंद्रगुप्तम है ना, मुद्रा राक्षस किसकी? मुद्रा राक्षस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, विशाख दत्त। बादशाहन का काम सूत्र पूछा जाता है कि भारत में किसी काम शास्त्र, काम की क्रियाओं के बारे में अगर किसी बुक में उल्लेख मिलता है तो काम सूत्र में मिलता है, वो किसकी रचना है? बादशाहन की है। फिर और भी जैसे अमर सिंह का अमरकोश, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, ये सूर्य सिद्धांति का ग्रहों के बारे में बताया। चंडी एक बुक है आपके, क्या नाम है, चरक, चरक संहिता है जिनकी रचना, एक बुक का नाम और लिख लीजिए आप, चरक, चरक, चरक संहिता। तो आज की क्लास बेसिकली बहुत बड़ी क्लास नहीं थी, छोटी सी क्लास थी जिसमें पूरी सारी बुक्स का हमने एक समराइज कर दिया। अब आगे की क्लास में हम लोग मिडवल स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने मॉडर्न पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको दोनों सेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों की प्लेलिस्ट अच्छे से बना दी जाएगी, इसमें आप लोग चेक इन कर सकते हैं। अब आगे का जो हमारा सेशन चलेगा, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत में पहले मुस्लिम आक्रमण हुए, अरबी आक्रमणकर्ता कौन था, फिर तुर्की आक्रमणकारी कौन था, या फिर भारत में गुलाम वंश की स्थापना से पहले कौन कौन भारत में आए। जैसे अरबी आक्रमणकर्ता आपके मोहम्मद बिन कासिम, तुर्की आपकी गजनवी से पहले सुबुक्तगीन आया, फिर गजनवी आया, फिर गौरी आया। गौरी ने फिर किस तरीके से भारत की सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप के एक वंश की स्थापना की, फिर किस तरीके से गुलाम वंश की स्थापना हुई, वो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में आपका दो वंश हैं, सल्तनत पीरियड और मुगल वंश। इस चीज़ को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारा सेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज समझ में आई हो, अच्छी लगी हो।